चलिए 2022 के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए में है केवल समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में है केवल अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में है केवल उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है तीनों के द्वारा। तो इसमें प्रतिबिंब जो बनेंगे समतल दर्पण के द्वारा भी प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब बनेंगे, अवतल दर्पण के द्वारा भी और उत्तल दर्पण के द्वारा, तीनों के लिए या तीनों के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 2 का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण से, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण से, ऑप्शन सी है समतल दर्पण से, ऑप्शन डी है इनमें से किसी से नहीं। तो वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण के द्वारा। उत्तल दर्पण के द्वारा छोटा प्रतिबिंब बनते हैं, अवतल दर्पण के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा बड़ा प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3, बिंदुवत स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो जाती है। परस्पर जब समांतर हो जाती है तब केवल अवतल दर्पण द्वारा समांतर हो जाती है, तो केवल अवतल दर्पण द्वारा, केवल उत्तल दर्पण द्वारा, दोनों दर्पण द्वारा, दोनों दर्पण में से कोई नहीं। तो बिंदु स्रोत चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद परस्पर समांतर हो जाती है। तो समांतर तब होगी जब अवतल दर्पण होगा तब, तो केवल अवतल दर्पण द्वारा समांतर होगी। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, एक पेन छिद्र कैमरा, एक पेन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक पेन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है अपवर्तन पर, ऑप्शन नंबर बी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर सी है परावर्तन पर, ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। तो एक पेन छिद्र कैमरा जो है वह प्रकाश के रेखीय प्रसारण सिद्धांत पर कार्य करती है। तो रेखीय प्रसारण सिद्धांत पर जो कार्य करता है तो प्रकाश के रेखीय प्रसारण ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी का सही होंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 का देखिए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण के मुड़ने को कहा जाता है? व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन, परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए में था व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी में वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी परावर्तन। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरणें मुड़ती है तो किरण के मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन। किरण के मुड़ने को कहा जाता है अपवर्तन। तो अब देखिए अपवर्तन सी में है तो अपवर्तन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 का, जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है? तो कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है? इसको देखिए, वेग, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति। तो तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, तीव्रता। तो जब एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से किसी पार्थिक माध्यम में जाता है, पार्थिक माध्यम में जाता है तो प्रकाश पुंज का कौन सा अभिलाक्षणिक गुण नहीं बदलता है? तो अभिलाक्षणिक गुण से नहीं बदलेगा, सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलेगी। वेग, तीव्रता, तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर डी जो होगा, ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति इसका नहीं बदलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए में है एयर
टू ग्लास इक्वल एयर टू वाटर एंड इनटू वाटर इनटू ग्लास। ऑप्शन नंबर बी में है एयर टू ग्लास इक्वल वाटर टू ग्लास इनटू एयर टू वाटर। ऑप्शन नंबर सी में है ग्लास टू एयर इक्वल एयर टू वाटर इनटू वाटर टू ग्लास। ऑप्शन नंबर डी में है एयर टू ग्लास इक्वल एयर टू वाटर प्लस वाटर टू ग्लास। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा, ऑप्शन नंबर ए एयर टू ग्लास इक्वल एयर टू वाटर इनटू वाटर टू ग्लास। ऑप्शन नंबर ए सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 8 का, जल और कांच के अपवर्तन क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2, ऑप्शन नंबर बी में है 1/2, ऑप्शन नंबर सी में है 9/8, ऑप्शन नंबर डी में है 8/9। तो अब यहाँ पर कहता है, तो यहाँ पर जल और कांच के अपवर्तनांक दिए हुए हैं और जल का कांच के सापेक्ष, तो जल का कांच के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा तो इसका क्या हो जाएगा, जल का कांच के सापेक्ष तो 3/2 बट्टे 4/3 यानी 3 तिया 9 और 4 दूना 8, 3 9/8। ऑप्शन नंबर सी। इस सब को प्रूव करके दिखाएंगे अगला वीडियो में, सॉल्व वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 9 का, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए 9 का, तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। तो प्रकाश, एक ऑप्शन नंबर ए में है प्रकाश का व्यतिकरण, ऑप्शन नंबर बी में है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी में है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर डी में है प्रकाश का विवर्तन। तो ऑप्शन नंबर तालाब की तली कुछ ऊपर उठी ही प्रतीत होता प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, प्रकाश के अपवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 10 का, किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन के, ऑप्शन नंबर बी है अपवर्तन के, ऑप्शन नंबर सी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ऑप्शन नंबर डी है विवर्तन के। तो प्रकाश किस कारण, तो वायु का जो बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ दिखाई देता पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांति कोण संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान होता है। तो क्रांति कोण संघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 0 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी है 57 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी है 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी है 180 डिग्री यानी 180 डिग्री। तो ऑप्शन जब होगा तो क्रांति संघन माध्यम में जो विरल माध्यम में जो बनेगा अपवर्तन कोण का मान, तो अपवर्तन कोण का मान जो विरल माध्यम में होगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 12 का, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा साइन थीटा, कॉस सेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा। इसका जो होगा तो क्रांति कोण थीटा है तो इसका कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, कि कहता है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा। तो वायु के सापेक्ष कांच का जो होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, यदि कांच वायु का क्रांतिक कोण थीटा हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा साइन थीटा, कोसेक थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, कोसेक थीटा। ऑप्शन नंबर बी सही होंगे, कोसेक थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 का, एक पारदर्शी माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण
मिस्टेक हो गए हैं। माध्यम को वायु से पृथक करने वाले तल पर 45 डिग्री के आपतन कोण पर गिरती है। इस किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है यदि माध्यम का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक म्यू हो तो। तब निम्न में से म्यू के एक या अधिक संभव मान चुनिए। IIT 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसका जो होंगे तो इसका ऑप्शन नंबर बी और सी, तो इसका संभवतः 1.6 और 1.5 यानी बी और सी दोनों आंसर होंगे। तो बी एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ग्रीन। चलिए अगला क्वेश्चन 14 का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। तो ए में है कांच से पानी में, बी है कांच से वायु में, और सी है हीरे से वायु में, और डी है पानी से वायु में। तो जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण अधिकतम होगा तब जब कांच से पानी में यानी